नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहलिज्म के बारे में। किसके बारे में बेटा? अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अल्कोहलिज्म क्या होता है, बेसिक लक्षण क्या है। आज हम उसी से आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट आपने बताना है डायग्नोसिस के बारे में। भाई, अल्कोहलिक पेशेंट है और अल्कोहलिक पेशेंट का डायग्नोसिस जो कर रहे हैं वो किस आधार पे किया जा सकता है। तो हमेशा अल्कोहलिक पेशेंट का जो डायग्नोसिस आप करेंगे, एक मिनट, हाँ भाई, डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट, भाई अल्कोहलिक पेशेंट और अल्कोहलिक पेशेंट का जो डायग्नोस करेंगे, वो डायग्नोस करने का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक पेशेंट को जब हम डायग्नोसिस की बात करें तो पहले तो क्लिनिकल पैटर्न देखो। क्लिनिकल पैटर्न का मतलब है कि जब मरीज आपके हॉस्पिटल में आता है तो आप उससे जब हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं तो किस प्रकार का पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टेप टू स्टेप हम लोग बात करेंगे। भाई, यहाँ पर जो डायग्नोस हम कर रहे हैं तो डायग्नोस के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है हिस्ट्री कलेक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हैं क्लिनिकल पैटर्न। भाई, सबसे पहले तो क्लिनिकल पैटर्न को आप असेसमेंट करोगे। बेसिकली है कि आप यहाँ डायग्नोस कर रहे हैं और डायग्नोस में आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट में हम लोग उसका जो है वो क्या चेक करेंगे, क्लिनिकल पैटर्न चेक करेंगे कि उस व्यक्ति को जो अल्कोहल की आदत कैसे पड़ी है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और फिर ये लगाएंगे स्क्रीनिंग अंदाजा, या आप ये कह सकते हो कि डायग्नोस कि वो व्यक्ति एडिक्ट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल पैटर्न की कुछ स्टेप्स हैं जो आपने यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो स्टेप है वो आपने बताना है इंटॉक्सिकेशन। इसमें बेसिकली 4 स्टेप है: इंटॉक्सिकेशन, एपिसोड ड्रिंकिंग, हैबिचुअल ड्रिंकिंग एंड एडिक्शन। भाई, ये बेसिकली 4 स्टेप है। 4 स्टेप में पहली स्टेप है इंटॉक्सिकेशन। इसी के बाद इसकी जो सेकंड स्टेप है वो है एपिसोड ड्रिंकिंग। जब आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे ना तो पेशेंट आपको बताएगा, पहली बार जब मैंने अल्कोहल लिया तो उस अल्कोहल लेने के कारण मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इंटॉक्सिकेशन मैंने कहा था कि अल्कोहल जैसे ही शरीर में जाएगा तो उसके व्यवहार में, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में जो एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे वो इंटॉक्सिकेशंस है। तो अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति को पहली बार लेते ही ऐसा लगता है जैसे तनाव कम हो गया, दिमाग सुन्न हो गया, उसको यूफोरिया सा महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, दूसरा है एपिसोड। इसी कारण से फिर मैंने तो एक बार स्टेप बता दूं, एपिसोड ड्रिंकिंग, एपिसोड के बाद हम कहते हैं हैबिचुअल ड्रिंकिंग, और इसकी चौथी स्टेप है जिसे हम कहते हैं एडिक्शन। बेसिकली इसकी ये 4 स्टेप है जहां पर हमने कहा कि जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आप पहले उसको स्क्रीनिंग करें, पहले ये पता करें कि वास्तव में वो व्यक्ति में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो यहां पर ये 4 स्टेप है: इंटॉक्सिकेशन, एपिसोड ड्रिंकिंग, हैबिचुअल ड्रिंकिंग और एडिक्शन। एपिसोड जहां पर मैंने आपको बता दिया कि बिहेवियर चेंजेस देखेंगे आप, उसका बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर, या मैंने आपको कहा था बिहेवियर एंड फिजिकल चेंजेस। भाई, बिहेवियर और फिजिकल चेंजेस देखने को मिल सकता है।
जब मरीज से आप प्रश्न पूछोगे तो एपिसोड ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस अल्कोहल की शुरुआत करता है तो एपिसोड ड्रिंकिंग ही होती है। एपिसोड का मतलब है कि साल के अंदर जो एपिसोड हैं, जैसे होली, दिवाली, बार, त्योहार, तो कहने का मतलब है 4 टाइम्स इन ए ईयर, कि अगर कोई व्यक्ति साल में 4 बार अल्कोहल लेता है, जनरली वो ड्रिंकिंग एपिसोड कहलाती है। हैबिचुअल का मतलब होता है 12 टाइम्स इन ए ईयर, कि एक साल में व्यक्ति जो अल्कोहल ले रहा है वो कितनी बार ले रहा है, 12 बार। आप उससे हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो और हिस्ट्री में वो सारे पॉइंट देख रहे हो कि पेशेंट को फिजिकली अपीयरेंस भी आपने देखा, पेशेंट से आपने जब पूछा तो कह रहा है कभी कभी लिया करता था, फिर देखा कि मैं बार बार हर महीने जब सैलरी मिलती सबसे पहले एक दारू की बोतल ही खरीदता हूँ। और एडिक्शन का मतलब है, अब आपने बताना है यहाँ पर डेली, तो यहां पर एक ये अंदाजा लग सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर अल्कोहल की जो डिमांड है बॉडी में कितनी हो रही है, क्योंकि हमने कहा था कि डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उसकी अल्कोहल के प्रति जो है कह सकते हो लगाव बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब आप उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो ये लक्षण भी आपको डायग्नोसिस में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस ही कर रहे हैं तो डायग्नोस में दूसरा आपने पॉइंट बताना है, जहां पर हम लोग जनरली पेशेंट में क्या देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई बेसिकली जो डायग्नोस हम कर रहे हैं वहां पर हम लोग कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपने बताना है कि ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन, तो आपने यहाँ बताना है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। और ब्लड के अंदर जो बेटा अल्कोहल की कंसंट्रेशन हम लोग चेक कर रहे हैं उसमें एक तो आपको पता हो कि जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि कंसंट्रेशन किस किस तरीके से आप लोग डिसाइड करते हो, तो आपने यहाँ पर बताना है फॉर ड्राइविंग, कि एक व्यक्ति जो अल्कोहल ले रहा है उसमें यहाँ पे आपने बताना है 80 mg पर डेसीलीटर। तो आप यहाँ बताओ कि ये है नॉर्मल वैल्यू है जो ड्राइविंग के लिए व्यक्ति के ब्लड, डेसीलीटर मतलब 100 ml ब्लड में 80 mg तक अगर अल्कोहल है तो वो कंडीशन फिर भी थोड़ी बहुत नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं, मतलब ड्राइविंग के लिए ठीक है। आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट बताओ सीवियर इंटॉक्सिकेशन। सीवियर इंटॉक्सिकेशन, और सीवियर इंटॉक्सिकेशन में आपने बताना है 100 से लेकर के 200 mg पर डेसीलीटर। भाई ये जो आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वो जनरली पेशेंट के ब्लड में जो हम लोग चेक करेंगे उस आधार पे आप बता रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि अगर ये कंसंट्रेशन और आगे चले जाती है, ध्यान से सुनना, कि ये जो कंसंट्रेशन आप कह रहे हैं अगर इसका लेवल और बढ़ जाता है, अब और कितना बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यही कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाती है लगभग मान लीजिए 200 से 300 mg पर 100 ml या डेसीलीटर, तो ये कंडीशन हम कहते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है कि अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉइजनिंग की तरह काम करेगा ये कंसंट्रेशन। तो देखो ये तो है इंटॉक्सिकेशन, ये है सीवियर इंटॉक्सिकेशन। टॉक्सिक, और टॉक्सिक के बाद आपने यहाँ पर बताना है फैटल, या सीधा सीधा आप बोल सकते हो इस कंसंट्रेशन पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इस कंसंट्रेशन पे पेशेंट की डेथ तो सीधा सीधा आपने बताना है कि मोर देन 400 mg
पर डेसीलीटर। तो ये हम लोग चेक करते हैं, जनरली लैब इन्वेस्टिगेशन है जहां पर हम लोग कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो ये जनरली हम कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो ये कंसंट्रेशन आप चेक कर रहे हैं इसके अंदर से जैसे ही आपकी जो ड्राइविंग वाली कंसंट्रेशन है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको अंडरलाइन कर लेना कि ड्राइविंग जो हमने कितने पर बोला था 80 mg पर 100 ml या डेसीलीटर है, तो ड्राइविंग के लिए ये वैल्यू बताई जा सकती है। तो यहां पर आप बताओ। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो ड्राइविंग के लिए आप वैल्यू बोल रहे हो, इसके साथ साथ जैसे आपने यहां पर बोला कि कंसंट्रेशन हम लोग चेक करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन कई बार आप देखेगा कि डोज बढ़ती जाती है लेकिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार आप देखना कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो है वो डोज तो बढ़ती जाएगी लेकिन कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। अब क्या है ये बेसिकली पॉइंट, तो देखो इसी में आप इसी पॉइंट को ध्यान देना। हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कंसंट्रेशन आप कह रहे हैं। अभी एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन, इसमें एक पॉइंट यहां डालना, फिर लिखो इसको, इफ the concentration of alcohol in blood decrease with increase intake amount of alcohol। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को लिखो फिर आगे बात करते हैं कि अगर ये कंसंट्रेशन कम होती जाती है, किसके साथ साथ, एल्कोहल तो ले रहा है व्यक्ति लेकिन एल्कोहल लेने के साथ में क्या कम हो रही है बेटा, कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इसके बारे में एग्जामिनर आपको कह सकता है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। भाई जनरली तो हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि कंसंट्रेशन कम है लेकिन कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ एल्कोहल। इस कंडीशन को कहा जाता है मिलानी इफेक्ट, MELLANI, मिलानी इफेक्ट कहते हैं। और ये मिलानी इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लो एग्जामिनर आपको मिलानी इफेक्ट आर यूज फॉर, तो मिलानी इफेक्ट आर यूज फॉर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस टू द अल्कोहलिक पेशेंट, कि अल्कोहलिक पेशेंट का जो डायग्नोस कर रहे हैं उसमें भी हम लोग इस मिलानी इफेक्ट को बोलते हैं। तो ये मिलानी इफेक्ट बोल सकते हैं। कई जगह आपको ये मिलानी इफेक्ट ना लिख करके मिलान भी लिखा हुआ मिल सकता है, मिलानी बोल दो या इसी को हम कह सकते हैं मिलान बी इफेक्ट। तो जिस भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाए उसी तरीके से आप बताओ मिलान बी या मिलानी इफेक्ट कहते हैं। और ये वो इफेक्ट है जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ज्यादा दारू पी रहा है, ज्यादा दारू पी रहा है लेकिन कंसंट्रेशन ब्लड में आ ही नहीं रही है। जनरली ये कंडीशन वो है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था ना कि टॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है। तो ये टॉलरेंस को बता रहा है कि ये व्यक्ति की टॉलरेंस बढ़ रही है, कंसंट्रेशन शो हो ही नहीं पाती ऐसी स्थिति में, जिसको मिलान भी इफेक्ट जनरली आप कहते हैं। तो ये भी मदद किस में कर रहा है, डायग्नोसिस में मदद कर रहा है। तो देखो मिलान भी इफेक्ट हो गया, कंसंट्रेशन के बारे में हमने बताया, इसके अलावा जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बारे में नेक्स्ट आपने बताना है कि नेक्स्ट और नेक्स्ट जिसमें आपने बताओ केस क्वेश्चनरीज, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है भैया। केस क्वेश्चनरीज मैंने आपको कहा था कि डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन,
यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अल्कोहलिक पेशेंट में पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपने यहाँ पर बताना है केस क्वेश्चनरी। अब ये केस क्वेश्चनरी शॉर्ट में लिखा है, ये CAGE, और ये केस क्वेश्चनरी जो दी गई है देने वाले व्यक्ति है जॉन इविंग। ये जॉन इविंग है जिन्होंने ये केस क्वेश्चनरीज के बारे में बताया है। और ये जो केस क्वेश्चनरी आप कह रहे हो, इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। CAGE ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस आधार पर अल्कोहलिक पेशेंट की स्क्रीनिंग, अल्कोहलिक या कोई भी एडिक्शन हो तो इस प्रश्नावली का यूज लिया जा सकता है। अब ये CAGE क्या है? C, तो यहां पर जो C का बेसिकली मतलब है, मैंने आपको कहा था कि व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता है। अब बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता है तो आपने उस मरीज को पूछना है, उस अल्कोहलिक पेशेंट को पूछना है, डू यू हैव नीड कट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। कट का मतलब कम करना। कि आपको ऐसा लगता है क्या कि आप 1 बोतल पीते हो, उसको आधी बोतल से काम नहीं चल सकता क्या? तो आप उससे पूछ रहे हो कि डू यू वांट टू कट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो आप यहां पर पेशेंट से पूछ रहे हैं डू यू वांट टू कट। कट का मतलब यहां पे लिख लेना रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो मात्रा है, अल्कोहल का जो अमाउंट है, या कोई भी नशे का जो अमाउंट है, क्या आप उसको कम करना चाहते हो क्या, या कभी कम करने का सोचा है? वो बोलेगा नहीं भैया, कम करने का तो नहीं सोचा, पैसे ही खत्म हो जाते, नहीं तो मैं तो और पी लूंगा, या और पिला दे भैया तू। ए दूसरा शब्द है, CAGE का बेसिक फुल फॉर्म बता रहे हैं ए, तो आपने बताना है ए। और ए बेसिकली कहा जाता है एनॉइड, मतलब कि आलोचना करना। कि आपकी जब कोई आलोचना करता है, आपके बारे में क्रिटिसिज्म करता है, तब आपको कैसा लगता है? तो आपने अब सीधा सीधा पूछना है डू यू फील व्हेन क्रिटिसिज्म एनॉइड बाय अदर। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि एनॉइड मतलब आलोचना करना। कि आप जब अल्कोहल लेते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, लोग आपकी आलोचना करते हैं तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हो? बोलेंगे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आलोचना वालोचना क्या होती है, अपने पैसों की पीता हूं, किसी के बाप के थोड़ी पीता हूं। कहने का मतलब है उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं है, किसी प्रकार की आलोचना का कोई असर नहीं है। वो व्यक्ति जितनी मात्रा में ले रहा है वो अपनी अल्कोहल की मात्रा को कम नहीं करना चाहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी, और जी का मतलब होता है गिल्ट। गिल्ट का मतलब हीन भावना। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि डू यू फील गिल्ट। कि आप कभी दारू पी करके लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते हो, तो क्या आपको कभी शर्म नहीं आती है? मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं अपने पैसों की पी रहा हूं, किसी के बारे में क्या सोचना। मतलब वो इधर उधर फालतू की बातें करेगा, लेकिन प्रॉपर ये नहीं कहेगा हाँ शर्म तो आती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आई ओपनिंग। और आप देखना आई ओपनिंग, और आई ओपनिंग का मतलब है कि सुबह उठते ही क्या आपको पलंग पे ही दारू चाहिए क्या, जिसको बोलते हैं ना बेड टी। आंखें खोलते ही जैसे हम सुबह उठते हैं, मम्मी दूध का है, छोटे बच्चे या बड़े हैं तो कहते हैं चाय चाहिए, पलंग पे ही बेड टी बोलते हैं। तो यहां पर भी आपको उस मरीज से पूछना है कि डू यू नीड एल्कोहल, डू यू नीड एल्कोहल एट
मॉर्निंग एट अवेक टाइम, कि उठते उठते सुबह सुबह ही मॉर्निंग में क्या सबसे पहले आंख खोलते ही आपको दारू की जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि वो व्यक्ति के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, ऐसा उसको साइकोलॉजिकली महसूस होता है, हाथ पैरों में झंझनाहट आने लग जाती है। तो आप देखना, जो भी व्यक्ति अल्कोहलिक है अपने तकिए के नीचे दारू की बोतल रखते हैं, तो ऐसी स्थिति सुबह उठते ही पहले पिएंगे और फिर आगे फ्रेश होने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 4 प्रश्न आप उससे पूछ रहे हैं। आंख खोलते ही सुबह आपको दारू चाहिए, आपको शर्म आती है या नहीं आती है, आप उससे पूछेंगे आपके ऊपर आलोचना का कोई प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेगा कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से आपकी इन बातों को स्वीकार्य नहीं करेगा और हमेशा आपको ऐसा ही कहेगा, हाँ लेता हूं मैं तो सुबह उठते ही। तो कहने का बेसिक पॉइंट है कि ये सारे प्रश्न या ये सारी जो प्रश्नावली है ये भी मदद किस में कर रही है? डायग्नोसिस में मदद कर रही है। इसके अलावा आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ अदर स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कौन कौन से हैं? जिसमें एक तो आपने बताना है जीजीटी, ध्यान से सुनना, और एक है आपके, हाँ पहले इसको तो लिखो कि जीजीटी जिसे हम कहते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टिडेज, कि भाई गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टिडेज बोल रहे हैं। अभी गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टिडेज ये जनरली एक टेस्ट है, लीवर एंजाइम है, जिसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है जो व्यक्ति रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एक तो आपको सीधा सीधा एग्जामिनर कहेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि WHO से ऑथराइज्ड है, तो वो एक तो जीजीटी टेस्ट है जो कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टिडेज है, और इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है उस व्यक्ति में, लीवर एंजाइम एक प्रकार का, और ये जो है बढ़ जाएगा किस पेशेंट में? अल्कोहलिक पेशेंट में। एक दूसरा और है कार्बोहाइड्रेट के नाम से आता है ये। देखो ध्यान से सुनना कि कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन, तो कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन शॉर्ट में थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन। कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन ये आपने बताना है, इसकी फुल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन लेवल इज डिक्रीज इन क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन टेस्ट आप बता रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट आप कह रहे हैं, ये ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिक है। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, सुनो, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये जनरली जो डिक्रीज है क्रॉनिक में है, लेकिन इनिशियली अगर आपको, ये तो है जो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, लेकिन जिन पेशेंट में हम जांच करते हैं, मान लीजिए उसने आज अल्कोहल लिया, सुनना यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं वापस से मॉडिफाई कर देता हूं कि आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है। तो सुनो, आपने यहां सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन लेवल रूटीन अगर हम चेक करते हैं, कि रूटीन में जब हम लोग चेक करते हैं तो इसका लेवल डिक्रीज ना होने की बजाय क्या होता है? इंक्रीज होता है। ध्यान से सुनना, ये जनरली लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
तो यहां पर रूटीन में जब हम चेक करते हैं तो इंक्रीज और क्रॉनिक में डिक्रीज होता है, तो क्रॉनिक का नहीं आएगा। जनरली आपको एग्जामिनर कहेगा तो कहेगा कि सीडीटी जो है उसका लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीजीटी के लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो जीजीटी और सीडीटी हैं दोनों के लेवल क्या हो जाते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट में बढ़ जाते हैं। आप इस चीज पे फोकस करो, वो डेप्थ स्टडी है उस पे ना जाओ, आप तो सिर्फ इसी को ध्यान दो कि अगर एग्जामिनर कह रहा है सीडीटी या एग्जामिनर कहता है जीजीटी, तो ये दोनों लेवल अल्कोहलिक पेशेंट में क्या देखे जाते हैं, बढ़े हुए देखे जाते हैं। आप सिर्फ इस पॉइंट को फोकस करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, हम लोग बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम कह रहे हैं अल्कोहलिक और एडिक्ट पेशेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्रीथ एनालाइजर, अरे ब्रीथ टेस्ट करवाते हैं ना, जो ब्रीथ मारते हैं, और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी हम लोग चेक करते हैं, तो ये ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट है जो हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है विडमार्क फॉर्मूला। ये विडमार्क फॉर्मूला क्या है, तो आपने यहां पर बताना है कि यू शुड नो अबाउट द अमाउंट, कि जितनी मात्रा में दारू पी है उतना ही वजन उसका बढ़ना चाहिए। होता नहीं है पॉसिबल, देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला तो है। तो विडमार्क फॉर्मूला आपको अगर एग्जामिनर कहता है कि विडमार्क फॉर्मूला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि विडमार्क फार्मूला किससे संबंधित है, तो सीधा सीधा आपने बताना है स्क्रीनिंग ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट, कि ये जो है अल्कोहलिक पेशेंट की स्क्रीनिंग से संबंधित है, जिसको कि हम लोग विडमार्क फार्मूला बोल रहे हैं। और ये विडमार्क फार्मूला जनरली आपने यहां पर बताना है कि इसके अंदर जो है अमाउंट के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि विडमार्क फार्मूला जो बेसिकली आपको कह रहे हैं कि वो तो आपको पता हो कि स्क्रीनिंग है, लेकिन इस स्क्रीनिंग में क्या है, तो ये जो विडमार्क फार्मूला आप बता रहे हैं इसमें आप नोट करके अंदर लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कंजप्शन एंड weight of client should be known, कि यहां पर जो विडमार्क फार्मूला है ना, इस विडमार्क फार्मूला में जितनी मात्रा में अल्कोहल लिया है एक तो वो, और उसके बाद उसका वजन, दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या, ज्यादातर तो ऐसा होता ही नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अल्कोहल कितना लिया है उसके बाद वजन को तुलेगा फिर उसको घटाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसलिए ये बता रहा हूं कि लेकिन पॉइंट तो है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, विडमार्क फॉर्मूला क्या है, सीडीटी क्या होता है, गामा ग्लूटेराइल क्या है, केस क्वेश्चनरीज क्या होती हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रश्न है जो मैं यहां और मेंशन करूंगा, जहां पर एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क बाय नर्स। यहां पर ये नहीं कह रहा मेंटल स्टेटस एग्जामिनर, यहां पर ये नहीं कह रहा साइकोलॉजिस्ट, यहां पर कह रहा है कि नर्स, वो कह रहा है व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क बाय नर्स फॉर स्क्रीनिंग टू ए एडिक्ट अल्कोहलिक पेशेंट, कि एडिक्ट कोई भी हो सकता है और अल्कोहलिक पेशेंट, दोनों के लिए ही सेम क्वेश्चनरी जो है वो नर्स के द्वारा पूछी जाएगी। अब यहां पर केज क्वेश्चनरीज नहीं है, यहां पर आपने पूछना है आस्क अबाउट
क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडिक्शन। आप उस मरीज से पूछोगे किस चीज का नशा करते हो, कितनी मात्रा में लेते हो और कितने समय से नशा कर रहे हो। भाई मान लीजिए वो कफ सिरप पी रहा है तो वो बताएगा कि मैं कफ सिरप का नशा करता हूं, 2-3 कफ सिरप की बोतल पी जाता हूं, लगभग 5-10 साल से पी रहा हूं, मतलब उसका नशा। एल्कोहल है तो वो कहेगा कि साहब मैं देसी पीता हूं, अंग्रेजी पीता हूं, ये पीता हूं, क्वांटिटी 2 बोतल तो नॉर्मली पी जाता हूं, और अरे बचपन से ही पी रहा हूं यार। तो कहने का मकसद बेसिक है कि आप उससे एज ए नर्स सिर्फ जनरल क्वेश्चनरी पूछ सकते हो, केस क्वेश्चनरी आप पूछ नहीं सकते हो, जीजीटी टेस्ट आप कर नहीं सकते हो, सीबीटी टेस्ट आप कर नहीं सकते हो। जब आप वो और टेस्ट कर नहीं सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरेंस टेस्ट आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो टेस्ट सब लेबोरेटरीज टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं। इसके अलावा लीवर के और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कर सकते हैं, लेकिन जीजीटी और जो सीडीटी ये एक तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, केस क्वेश्चनरीज। इसके अलावा मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि आप प्रश्नावली पूछोगे, शुरू में जो बताया था हैबिट, एपिसोड, ड्रिंकिंग, वो आप ध्यान दें। इसके अलावा परसेंटेज वैल्यू हमने कहा था 80 mg% जो है 80 mg 100 डेसीलीटर के अंदर जो है वो ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। तो ये जितने भी स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं ये जनरली आपको पता होने चाहिए, जिस आधार पे हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट और पेशेंट में किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, जिनको कि आप देख सकते हो, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पूरे तरीके से क्या हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है। चलो खैर यहाँ तक बताओ। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। ध्यान से सुनना कि पेशेंट जिसको कि एल्कोहलिज्म है उस अल्कोहलिक पेशेंट के मैनेजमेंट के बारे में आप बताओ। अब देखो बेटा, मैनेजमेंट की अगर हम चर्चा करें तो मैनेजमेंट किस आधार पे होगा, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आप लोगों के माइंड में सिर्फ डायसल्फेरम थेरेपी है। डायसल्फेरम थेरेपी जो है वो इनिशियली मैनेजमेंट नहीं है भाई। पहले तो आपको पता हो कि अल्कोहलिक पेशेंट जिसको की आदत लग गई है, उस आदत को कैसे हम खत्म करेंगे, किस तरीके से उसको डायग्नोस करेंगे, कैसे हम उसको सपोर्ट देंगे। जैसे इनिशियली आप शुरुआत करो भाई, मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने बताना है एक्सप्लोर के बारे में। एक्सप्लोर टू दी थॉट ऑफ क्लाइंट, कि पेशेंट की जो विचार है उनको थोड़ा सा बाहर निकालो। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई पेशेंट और जो पेशेंट है उसके विचारों को क्या करना है, बाहर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अल्कोहल छोड़ तभी सकता है जब वो खुद छोड़ना चाहेगा। ध्यान से सुनना कि तो पेशेंट के जो विचार हैं उनको थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास करें, और उस आधार पे ध्यान से सुनना, उस आधार पर आप पहले ये देखें कि सबसे पहले एक प्रश्न है जिसको आप ब्रैकेट बंद करके लिखना काम का है। सुने, वो कह रहा है इफ ए क्लाइंट टोल्ड टू नर्स I want to leave this bad habit, then what is the correct response by नर्स। पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लें और सुन लें। हम कह रहे हैं पेशेंट की इंटरनल थॉट को बाहर निकालो कि वो क्या सोचता है,
क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं। हो सकता है वो आपके पास आ गया हो और कह रहा हो कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो हो सकता है पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो ही नहीं। तो आप उसको कह रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो, मरीज ने पहले कहा आई वांट टू लीव, मैं छोड़ना चाहता हूं, इस बुरी आदत को, गंदी आदत को मैं छोड़ना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में नर्स की सही प्रतिक्रिया क्या होगी। अब वो ये नहीं, तो यहां पर आप उससे सीधा सीधा सबसे पहले यहां पर उससे पूछने वाले हो कि भाई व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग। किस प्रकार की प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो। ध्यान से सुनना कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग विद एल्कोहल, या जो भी वो नशा बताएगा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। मान लो मरीज ने कहा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या जवाब दोगे। आप उसको कहोगे कि छोड़ दे, बहुत अच्छा समय है, आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। ऐसी बातें नहीं करनी है। पहले उसकी फीलिंग्स को निकालो, ये देखो कि वो प्रॉब्लम उसको आ रही है नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप उससे कह रहे हो कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है जो आप महसूस करते हो इस अल्कोहल के साथ में। वो फिर आपको बताएगा कि मैं जब अल्कोहल लेता हूं तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता हूं, लड़ाई करता हूं, झगड़े करता हूं, अब्यूज वर्ड, गाली गलौज करता हूं, मारपीट करता हूं, हिंसा करता हूं, अपनी बीवी को मारता हूं, बच्चों को मारता हूं। पहली चीज, जब नहीं लेता हूं तो हाथ पैर टूटते हैं, हाथ पैरों में ताकत नहीं होती है, सुस्ती सी बनी रहती है, दिन में भी नींद आती है। ये इसके सारे के सारे विड्रॉल सिम्टम है जो मैं आगे बताऊंगा। कहने का मतलब है कि मरीज जो है वो आपको ये कहेगा कि मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तब आप ये समझ जाओगे हां प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है इसका मतलब ये इसको छोड़ने के मूड में है। तो यहां पर आप उसकी थॉट को एक्सप्लोर करें। तो पहला पॉइंट तो है कि आप उसकी थॉट को एक्सप्लोर करेंगे। जब वो मानसिक रूप से तैयार होगा, ध्यान से सुनना, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस पेशेंट के अंदर और पॉइंट निर्धारित करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर आपने बताना है टोटल एबिस्टेंस, टोटल एबिस्टेंस, और इसके बारे में आपको यहां बताना है मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ, ये आपके पीजीआई, एम्स सभी एग्जामों में आ चुका है। ये नहीं कह रहा वापस आएगा, क्योंकि वहां पर जो आया वो सबकी आंसर की गलत है। वहां पर वो कहते हैं टोटल एबिस्टेंस करेंगे, नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट यहां पर यह है कि आपको अगर एग्जामिनर कहता है कि अल्कोहलिक पेशेंट का सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट है कि पूर्ण रूप से मानसिक रूप से उसको तैयार करो। एबिस्टेंस, टोटली एबिस्टेंस मतलब मेंटली कंट्रोल करना है, मानसिक रूप से इच्छा शक्ति कि पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पर निर्भर है। एबिस्टेंस का मतलब पूर्ण इच्छा होनी चाहिए कि अब मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा। तो टोटल एबिस्टेंस, पूर्ण इच्छा शक्ति अगर है तो ही वो व्यक्ति, जैसे आपने देखा है संजय दत्त की वो फिल्म संजू, जहां पर आपने देखा होगा कि संजय दत्त तब तक नहीं छोड़ पाता है अपने नशे को, तब तक वो खुद नहीं छोड़ना चाहता है। कितना ही कंट्रोल में रख लो, कितना ही छुपा करके रख लो, कितना ही पर्दों में रख लो, लेकिन अपनी आदत का सुधार व्यक्ति खुद ही करता है। तो टोटल एबिस्टेंस, जैसे मुझे ध्यान है एग्जाम में आया कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द अल्कोहलिज्म, तो मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट में हमेशा पहली प्रायोरिटी टोटल एबिस्टेंस आना चाहिए।
जब वो पूर्ण रूप से और मानसिक रूप से तैयार हो गया है कि मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, तो इसके बाद सीधा सीधा आपने बताना है डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? तो आपने बताना है कि डिसकंटिन्यू कर दो अल्कोहल को। जैसे ही वो मानसिक रूप से तैयार हो और कह रहा नहीं अब मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, तो ऐसी स्थिति में आपने बताना डिटॉक्सिफिकेशन, जहां पर आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यू दी अल्कोहल। अल्कोहल को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान दो, डिटॉक्सिफिकेशन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से सुनना। डिसकंटिन्यू द अल्कोहल, अल्कोहल को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो देखो यहां तक आप ध्यान दें, आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड पॉइंट्स है, स्पेसिफाइड प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो देखो डिटॉक्सिफिकेशन, जहां हमने कहा कि डिसकंटिन्यू कर दोगे आप अल्कोहल को। अब यहां से भी एग्जामिनर कई बार आपको प्रश्न पूछता है कि भाई एक पेशेंट जिसको कि अल्कोहल विड्रॉल पे ले जा रहे हैं, तो अल्कोहल अमाउंट शुड बी कंप्लीट, तो कंप्लीट स्टॉप करना है। वो कहेगा ग्रेजुअली कम करेंगे। ग्रेजुअली कुछ नहीं, शरीर में जहर है तो जहर को तो हैंड टू हैंड रोक दो, धीरे धीरे रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने यहां पर बताना है कि आप डिसकंटिन्यू करो अल्कोहल को, और डिसकंटिन्यू में आप ध्यान दो कंप्लीट डिसकंटिन्यू करोगे, ग्रेजुअली नहीं करोगे। इस पॉइंट पे फोकस करना, कंप्लीट डिसकंटिन्यू करने। और जब आप उसको कंप्लीट डिसकंटिन्यू करोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, स्ट्रेस लेवल पैदा होगा रिलेटेड टू विड्रॉल। विड्रॉल सिम्टम्स रिलेटेड कह सकते हो तनाव पैदा होगा, और विड्रॉल सिम्टम्स रिलेटेड अगर तनाव पैदा होगा तो आपको पता है लिब्रियम, बेंजोडाइजेपाम, डाइजिपॉक्साइड, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, आपको शायद ओबीजी में भी सर पढ़ाते होंगे अल्कोहल मदर वाले में। तो वहां पर आपने ध्यान देना है डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन अगर है तो ऐसी स्थिति में आपने यहां बताना है लिब्रियम, डाइजिपॉक्साइड ड्रग ऑफ चॉइस यूज to control anxiety related to withdrawal symptom। ध्यान दो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस और यूज टू कंट्रोल द एंजाइटी रिलेटेड टू विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के विड्रॉल से संबंधित जो तनाव है वहां बेंजोडाइजेपाम ग्रुप की ही दवा है, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड जो कि जनरली ब्रांड नेम लिब्रियम आता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। दोनों ही नामों से आपके एग्जाम में आई हुई है, कभी इस नाम से आ जाती है, कभी इस नाम से आ जाती है। ये हम लोग यूज करते हैं तनाव को कम करने के लिए। लगभग 7 से 10 या 10 से 14 दिन तक भी इस दवा को चलाया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम उसको रेगुलर डायसल्फेरम के ऊपर लेकर के आते हैं। नेल्ट्रेक्सेन दवा है जो कि उसकी इच्छाओं को मारने का काम करती है, उसके ऊपर लेकर के आते हैं। तो आज तो इतना ही। इससे आगे का जो मैनेजमेंट है और जो कॉम्प्लिकेशन अल्कोहलिक पेशेंट के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। रेगुलर बने रहें, जितना पढ़ाया है उसकी रेगुलर स्टडी करो। 101% आपको बार बार कह रहा हूं कि जो बताया है वैसे तो अनलिमिटेड है, लेकिन जिन जिन चीजों को मैंने आपको बता दिया है वो सब आपके काम की है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूजलेस हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर बने रहें।